गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज डिस्कशन ऑफ टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर IIT JEE मेंस और इसमें 53rd क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। तो 53rd क्वेश्चन है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन मॉड ऑफ lnx माइनस px इज इक्वल टू 0 पोजेसेस 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसके 3 अलग अलग रूट होने चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अपन ने देखा है, हाँ भाई, कौन सा चैप्टर जिसके अंदर अपन ने ये वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन है वो देखा हुआ है। एक तो फंक्शन वाला चैप्टर जिसके अंदर अपन ने जब एक फंक्शन इज इक्वल टू 0 कि कितने अलग अलग रूट है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देखा था। दूसरा, कई बार क्या है, बहुत जब अलग टाइप का ग्राफ होता है, यानी कि जैसे मॉड ऑफ lnx इज इक्वल टू px, ये दोनों फंक्शंस काफ़ी अलग अलग हैं। तो इन दोनों का ग्राफ अपन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी जगह ये दोनों कट कर रहे हैं, और जितनी जगह ये दोनों कट करेंगे उतनी जगह ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, या तो ये दोनों 0 दिस माइनस से 0 हो जाए, या फिर दिस इज इक्वल टू दिस हो जाए। एक ही बात है ना, दोनों सेम चीज़ें। तो अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि P से क्या फ़र्क पड़ रहा है इस लाइन पर, है ना। ये राइट साइड जो फंक्शन है वो क्या है, लाइन है, और लेफ्ट साइड जो फंक्शन है वो उसका ग्राफ अपन देख चुके हैं एक बार, है ना। फंक्शन चैप्टर में भी देखा है और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी देखा है। इसका ग्राफ बनाएंगे और इसका, और P क्योंकि लाइन का स्लोप है, इससे देखेंगे कि क्या असर पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, है ना। तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले फंक्शन लिख लेते हैं अलग अलग कि राइट साइड और लेफ्ट साइड के। y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू px, है ना, ये एक फंक्शन, और y इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू lnx का मॉड, है ना, ये दूसरा फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। तो बनाते हैं इसका, है ना भाई। lnx को अपन ऐसे करके फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, पीस वाइज डिफाइन कर सकते हैं lnx। हाँ भाई, अगर x का वैल्यू मॉड के अंदर की क्वांटिटी, मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 या उससे बड़ी है, ठीक है, तो मॉड कैसे खुलता है, प्लस के साथ। तो lnx अगर 0 या उससे बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। 1 या 1 से ज़्यादा का लॉग क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर मुझे मॉड जो है देखना है कि कब माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो lnx नेगेटिव देखना होगा। lnx नेगेटिव कब होगा, जब x क्या होगा, 1 से कम। तो ये आ जाएगा मॉड, ऐसे खुल जाएगा x लेस देन 1। तो इसका मतलब मॉड lnx का ग्राफ और lnx का ग्राफ सेम होता है, लॉग का ग्राफ और मॉड लॉग का ग्राफ सेम है जब x 1 या 1 से ज़्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले तो पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ लॉग वाला। तो मैंने पूरा लॉग फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बस मुझे अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये तब है, ये मैं जानता ही हूँ कि 1 का लॉग कितना होता है, 0। हाँ, मैं कहता हूँ मुझे बस ये ध्यान रखना है कि इस 1 पॉइंट के राइट साइड की तरफ ग्राफ एज इट इज रहेगा। तो पीछे वाला पार्ट में मिटा देता हूं, और बाकी अपने फंडे क्लियर हैं कि मॉड अगर किसी फंक्शन का लेना है तो जो पार्ट बिलो x एक्सिस होता है उसको आप इन्वर्ट कर दो, उसका रिफ्लेक्शन ले लो अबाउट x एक्सिस। तो अपन ने नीचे वाले पार्ट का अपन ने ये रिफ्लेक्शन ले लिया, है ना, ये वाले पार्ट को इन्वर्ट कर दिया अबाउट x एक्सिस। तो ये आ गया मॉड lnx का ग्राफ। ऑल राइट। और दूसरा वाला ग्राफ तो बहुत सिंपल है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx अपन जानते हैं, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। अच्छा, ओरिजिन से पास होने वाली अलग अलग लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, डोमेन का ध्यान रखो थोड़ा सा कि भाई लॉग जो है तभी डिफाइंड होगा जब x का वैल्यू कितना होगा, ग्रेटर देन 0। तो अपन जो है जो px लाइन ड्रॉ करें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप y एक्सिस के लेफ्ट साइड ड्रॉ करो या ना करो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब द लाइन कैन पॉसिबली बी लाइक दिस, है ना, ऐसा हो सकता है संभावना कि लाइन ऐसी हो, या ऐसा हो सकता है कि लाइन इस टाइप की हो। इसमें यह ध्यान रखना होगा कि लाइन अगर इस तरह की है, ठीक है, तो लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। और जो लॉग फंक्शन है, यानी कि 1 से ज़्यादा के लिए जो लॉग फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव होता है, lnx का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि x मान लो अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो इसका जो dy/dx है, यानी कि स्लोप, तो dy/dx जो है लाइन का, यानी कि लाइन की स्लोप, वो कितनी है, p, वो तो कांस्टेंट रह रही है। पर जैसे जैसे x
थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो तुरंत लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 को टेंड करेगा, क्योंकि 1/x जो है अगर x इन्फिनिटी को जा रहा है 0 को टेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉग फंक्शन का ग्राफ है ना, वो लेट जाएगा मतलब आराम करने लगेगा, ठीक है, यूँ करके फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल रन करेगा। परंतु लाइन तो सीधी सीधी है, वो बिल्कुल जैसी चली आ रही है वैसी ही चलती चली जाएगी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा। कहाँ पर आया होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा। बहुत बड़े का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ज़रूर एक इंटरसेक्शन आया होगा। रीज़न इज कि लॉग का जो डेरिवेटिव है वो किसको टेंड कर रहा है, 0 को, और लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट होने की वजह से लाइन तो बढ़ती चली जाएगी ऊपर की तरफ, अनंत की तरफ जाएगी। लॉग भी अनंत की तरफ जाएगा, पर उसका स्लोप जो है बिल्कुल 0 को टेंड करेगा इस वजह से। ऑल राइट, एक जो सिचुएशन जो अपन ने क्लास में देखी थी वो ये थी कि दोनों कर्व टच ईच अदर, है ना। ये अपन ने फंडा देखा था इन चैप्टर टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर में अपन ने देखा था व्हेन टू कर्व्स टच ईच अदर। तो देख रहे हो, जैसे ये लाइन है, अगर p का वैल्यू ज़्यादा है तो लाइन ज़्यादा खड़ी रहेगी, और धीरे धीरे अगर p का वैल्यू मैं कम करूँगा तो लाइन जो है लेट जाएगी, ठीक है। अपन जानते हैं कि लाइन का स्लोप कम का मतलब क्या है, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, और लाइन का स्लोप ज़्यादा का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है तो लाइन किसको टेंड करती है, पैरेलल टू y एक्सिस को। तो हाँ, मैं कह रहा था कि ज्योमेट्रिकली आप देखें, एक सिचुएशन ऐसा है ये वाला, जब लाइन जो है वो टच कर रही है ln x के ग्राफ को, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है, हमें बस इतना ध्यान रखना है इसमें कि 3 डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए ये वाला जो ब्रांच है -ln x वाला, यहां तो हर लाइन टकरा रही है। कोई भी लाइन लो आप ओरिजिन से जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, तो लाइन जो है वो हमेशा इस ब्रांच को तो कट करेगी। पर अगर लाइन का स्लोप एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा हुआ, तो लाइन कितनी जगह कट करेगी, बस यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। और अगर लाइन का स्लोप एक सर्टेन वैल्यू के बराबर हुआ तो लाइन जो है इस कर्व को टच कर जाएगी, यानी कि 2 पॉइंट कॉमन आएंगे। और जैसे ही इस स्लोप से थोड़ा सा लाइन का स्लोप कम होता है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, 1, 2 और 3, ठीक है। तो 3 पॉइंट आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो p का वैल्यू है, आंसर जो है वो एक सर्टेन वैल्यू से कम है, ठीक है। और जब p का वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो भिड़न तो होनी ही है ना, 1, 2, 3। तो अब आप सोचें कि आंसर किस तरह का होगा, एक सर्टेन नंबर से कम और वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव तो सारे ही हैं, एक सर्टेन वैल्यू से कम और 0 से स्टार्ट होता हुआ, तो 0 से स्टार्ट होता हुआ एक सर्टेन वैल्यू तक ऐसा है, 0 से एक सर्टेन वैल्यू तक ऐसा भी है, 0 से एक सर्टेन वैल्यू तक ऐसा भी है। ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि पॉजिटिव से एक सर्टेन नंबर तक जाने वाला ही अपना आंसर हो सकता है। वो अपन को ग्राफ से फील आ रही है, ठीक है। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है स्लोप की, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ द टू कर्व, है ना। तो ये कैलकुलेट करते हैं, कंडीशन फॉर टू कर्व्स टू टच ईच अदर। दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करें, इस बात का कंडीशन। तो मैंने आपको इसके लिए क्लास में बताया था कि 2 कर्व अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों पर क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उस कॉमन पॉइंट को अल्फा बीटा। अच्छा, और उस कॉमन पॉइंट, ठीक है, उस कॉमन पॉइंट पर क्या होगा, dy/dx क्या होगा, सेम, ठीक है। अपन इतना तो समझ ही गए कि जो लाइन है वो लॉग के ग्राफ को जहाँ पर टच कर रही है वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 1 के आगे की तरफ है ना, ग्राफ से आराम से दिख रहा है 1 के राइट साइड में। यानी कि जो लॉग का डेरिवेटिव निकालना है, मॉड ln का जो डेरिवेटिव निकालना है वो अपने को एक्चुअली इस वाले पार्ट का निकालना है ना। ग्राफ से दिख रहा है कि 1 के राइट साइड में है ये वाला पार्ट जहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो अपन करते हैं, मैंने बताया था कि कंडीशन कि 2 कर्व एक दूसरे को टच करें, एक तो कॉमन पॉइंट की कंडीशन कि दोनों पर एक
पॉइंट लाई कर रहा है, तो रख दिया अपन ने बीटा इज इक्वल टू कितना है पी अल्फा। ये पहला। सेकेंड, ये तो पहले कर्व पर लाई करने की कंडीशन, लाइन पर लाई करने की कंडीशन। दूसरा, बीटा इज इक्वल टू एल एन अल्फा, है ना, एल एन अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये सेकेंड कर्व पर लाई करने की कंडीशन। थर्ड, अब दोनों का डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो लाइन का तो मैंने बताया भी आपको, लाइन का डी वाई बाई डी एक्स कितना है पी है, और एल एन एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा 1/x, तो लाइन का डी वाई बाई डी एक्स पी और इसका 1/x, और एक्चुअली अपने को ये डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है एट पॉइंट अल्फा बीटा, तो इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप कितना हो जाएगा, x की जगह रख देंगे अपन अल्फा, तो ये आएगा 1/अल्फा। ये थर्ड कंडीशन। तीन कंडीशन आती हैं, पहले कर्व पर पॉइंट लाई करें, सेकेंड कर्व पर पॉइंट लाई करें, और दोनों कर्व पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर। ऑल राइट, और अब इन तीन रिलेशन से अपने को क्या निकालना है, अपने को p का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट। तो p अल्फा कितना हो गया, 1 आ गया, p अल्फा है ना, यहाँ से दिख रहा है अपने को कि p इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है 1, तो वैल्यू आ गया 1, ये आ गया 1, तो एल एन अल्फा अगर 1 है तो अल्फा कितना आ जाएगा, e आ जाएगा। अल्फा अगर e आ गया और p अल्फा अगर 1 है तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/e, ठीक है। बीटा का वैल्यू 1 है, एल एन अल्फा 1 है तो अल्फा कितना आ जाएगा e, अल्फा e है और p अल्फा अगर 1 है तो p का वैल्यू कितना हो गया 1/e, ठीक है। तो 1/e अपना आंसर है। बाकी मैंने आपको फील करा ही दिया कि जो p है उसका वैल्यू क्या है 0 से लेकर के एक सर्टेन अमाउंट तक, और वो सर्टेन अमाउंट कितना आया 1/e। तो अब देख लो ऑप्शन में 0 से 1/e कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th क्वेश्चन। एफ एक्स दे रखा है अपने को इंटीग्रेशन साइन एक्स से लेकर कॉस एक्स e की पावर 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स t ले लो या आर्क साइन ले लो, एक ही बात होती है, 1 प्लस आर्क साइन t का स्क्वायर dt। ये पूरा इंटीग्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक इंटीग्रेशन दे रखा है ऑन 0 से 90। देन ए पार्ट f डबल डैश एट c इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल c बिलोंगिंग टू 0 से 90, f डबल डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0 से 90, ओपन इंटरवल, f डैश c इज इक्वल टू 0 फॉर सम c बिलोंगिंग टू 0 से 90, ओपन इंटरवल, f c इज नॉट 0 फॉर ऑल c बिलोंगिंग टू 0 से 90। तो ये ऑप्शंस जो हैं चिल्ला चिल्ला के अपने को क्या कह रहे हैं, ये अपने को कह रहे हैं ये सवाल जो है LMVT या रोलेस का है, ठीक है। एक ही बात होती है, मैंने आपको क्लास में समझाया था कि मैं दोनों को एक ही ट्रीट करता हूँ, क्योंकि रोलेस क्या होता है, इट्स अ स्पेशल केस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो मैं दोनों को एक ही चीज़ मानता हूँ, ठीक है भाई। तो रोलेस और LMVT के सवालों में करना क्या होता है, भाई सबसे पहले हमें देखना होता है कि कोई फंक्शन का वैल्यू अगर 2 पॉइंट्स पर बराबर है और वो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो उसका डैश कम से कम एक बार 0 हुआ होगा उस ओपन इंटरवल में, ठीक है। और यहाँ पर भी यही सारे इंटरवल दे रखे हैं, ठीक है, यही तो मीन वैल्यू थ्योरम होता है। तो अपने को ये चेक करना होगा कि ये f(x) दे रखा है, तो f(x) का वैल्यू 0 और 90 पर अगर सेम आ रहा है तो कम से कम एक बार f डैश 0 हुआ होगा। सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में यही आती है कि अगर कोई फंक्शन दे रखा है 0 पर 90 पर वैल्यू सेम है तो डैश उसका 0 आया होगा। डैश कहाँ पर मेंशन्ड है, सी ऑप्शन पर उससे पहले पटाख से एक दिख रहा है कि बिना डैश के भी FC कहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डैश तो बाद में आएगा पिक्चर में, पहले तो फंक्शन क्योंकि हमारे ठीक सामने ही है, डेरिवेटिव निकालने की भी जरूरत नहीं है, फंक्शन की बात कर रहा है तो पहले उसी को देख लेते हैं। तो FC नॉट 0 फॉर ऑल C, ये काहे कह रहा है, FC 0 नहीं होगा फॉर ऑल C, ठीक है। पढ़ो इसको, समझो इस बात को, ये क्या कह रहा है।
एफ सी इज नॉट जीरो, मतलब फंक्शन कभी जीरो नहीं होगा। आप कोई भी सी लेके आ जाओ 0 से 90 के बीच में, एफ सी इज नॉट जीरो फॉर ऑल सी, किसी भी सी के लिए फंक्शन जीरो नहीं है। अब भाई फंक्शन, सबसे पहली चीज़ दिमाग में ये आती है कि जो फंक्शन है वो अपने आप में किस फॉर्म का है, एक इंटीग्रेशन की फॉर्म का है। अच्छा, सबसे अगली चीज़ जो दिमाग में आती है कि इंटीग्रेशन का वैल्यू बहुत बेसिक तरीके से अगर ज़ीरो हो सकता है, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू बहुत बेसिक तरीके से ज़ीरो तब होता है जब उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होती है, सेम। तो क्या कोई ऐसा x का वैल्यू है या कोई c का वैल्यू है जिसके लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट बराबर हो जाएगी? भाई साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर कब होते हैं? जब थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, 45। ठीक है ना, एक बार लिख लेते हैं इस बात को कि इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट सेम आ रही हैं अगर x ले ले अपन 45 या थीटा ले ले 45। तो मान लो मैंने x 45 रखा, फंक्शन का वैल्यू मैं 45 पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द इंटीग्रैंड, इस इंटीग्रैंड के इर्रेस्पेक्टिव कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो ये, पर लिमिट साइन 45 कितना होगा 1/√2, कॉस 45 कितना होगा 1/√2। दोनों लिमिट सेम आ गई, दोनों लिमिट सेम आ गई, इसका मतलब क्या है, कैपिटल F का वैल्यू कितना हो गया 45 पर 0। इस बात को भी लिखते हैं अपन। तो कैपिटल F का वैल्यू अपन ने 45 पर देख लिया कि 0 है। और ये क्या कह रहा है, एफ सी इज नॉट जीरो, ये बोल रहा है किसी के लिए भी जीरो नहीं, जबकि अपने को मिल गया कि एक पॉइंट है जहां पर फंक्शन जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ये गलत है, क्योंकि फंक्शन कभी कभार जीरो हो रहा है, अपने को एक पॉइंट मिल चुका है, बाकी अपने को और ढूंढने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ऑल राइट, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपने को भी पहला ऑप्शन अपन ने डी इसीलिए देखा क्योंकि ये क्या है, आंखों के सामने ही है फंक्शन अपने, तो अपन ने एफ के बारे में कमेंट किया। अब अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आता है वो है सी ऑप्शन। उसका रीज़न ये कि ये कह रहा है एलएमवीटी के बारे में कि एफ डैश सी जीरो है किसी न किसी सी के लिए जो 0 से 90 है। तो अपने को देखना होगा कि फंक्शन का वैल्यू है ना, कैपिटल एफ का वैल्यू 0-90 पर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0-90 पर बराबर आ रहा है, देखो ये फंक्शन आराम से दिख रहा है आंखों से ही कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें डोमेन का कोई टंटा ही नहीं है। भाई साइन इनवर्स हमेशा ही डिफाइंड है, ठीक है ना, x की वैल्यू अगर 0 से 90 है तो साइन इनवर्स हमेशा वेल डिफाइंड है, e की पावर हमेशा वेल डिफाइंड है, e की पावर साइन इनवर्स हमेशा डिफरेंशिएबल आएगा। तो अपन अब इस c ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करें, फंक्शन का वैल्यू निकालें एट 0 एंड फंक्शन का वैल्यू निकालें एट 90। लिखते हैं इसको f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 में क्या होगा, लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 और cos 0 कितना हो जाएगा 1। यह आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ t का स्क्वायर dt है ना, ये f ऑफ 0 आ रहा है और फंक्शन का वैल्यू एट π/2 90 पर देखा अपन ने वैल्यू, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, cos 90 कितना हो जाएगा 0 और ये आएगा 1 प्लस e की पावर 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ t का स्क्वायर dt। ठीक है, f ऑफ 90 इज 1 से 0 1 प्लस साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर। अच्छा तो क्या ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम है, ठीक है ना, क्योंकि अपने को सी ऑप्शन चेक करना है रोले से, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? नहीं, ये तो अलग अलग है। भाई ये इंटीग्रेशन है 0 से 1 और ये क्या है 1 से 0। तो अगर मैं मान लो दोनों लिमिट्स को इंटरचेंज करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव 0 से 1 e की पावर 1 प्लस साइन इनवर्स t का स्क्वायर dt। अब ये पिक्चर अपने को आंखों से दिख रही है, ये पिक्चर आंखों से दिख रही है कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि e की पावर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, और पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन ये भी हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, क्योंकि लिमिट जो है छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रही है। ये छोटी छोटी बातें मैंने समझाई थी आपको। तो क्योंकि ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है और ये उसका ठीक नेगेटिव है, सो दिस क्वांटिटी इज सम पॉजिटिव नंबर और ये क्वांटिटी क्या है, एक नेगेटिव नंबर। तो दोनों का वैल्यू बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अगर दो जगहों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं है तो वी कांट से फॉर श्योर, हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि डैश 0 हुआ होगा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अगर बराबर होता तो फिर कह पाते, अगर बराबर नहीं है तो निश्चित रूप से नहीं कह सकते।
अपन चलते हैं ए और बी ऑप्शन पर। हमें ए और बी ऑप्शन को एक साथ चेक करना होगा, और एक साथ इसलिए क्योंकि दोनों में डबल डैश का मेंशन्ड है, ठीक है। वैसे तो अब ज़्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। आप ये सोचें इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। भाई अपन ने रोलेस थ्योरम पढ़ा हुआ है। रोलेस थ्योरम में मैंने बताया था सारे सवालों में, ज़्यादातर सारे सवालों में क्या होता है कि कैसी लैंग्वेज आती है, फॉर सम सी, ठीक है, फॉर सम सी ये लैंग्वेज होती है। फॉर ऑल सी तो कभी नहीं आता। फॉर ऑल सी तो तब आता जब अपना एफ डैश एट एक्स इज कॉन्स्टेंट। अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन होता तो डैश अगर कांस्टेंट होता तो डबल डैश हमेशा क्या आ जाता है, जीरो, ठीक है। पर आंखों से दिख रहा है ये फंक्शन जो है कांस्टेंट नहीं है, इसका डैश भी क्या है, कांस्टेंट थोड़े ना आने वाला है, आंखों से दिख रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉर ऑल तो डबल डैश जीरो नहीं आ सकता, तो जरूर क्या रहा होगा, बी ऑप्शन। और अपन अभी निश्चित भी कर लेते हैं, ये एक बार डैश निकाल के देख लेते हैं और डैश का वैल्यू एंड पॉइंट पर देख लेते हैं कि बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ भाई डैश अपने सामने है। अच्छा तो अपन ने डैश एट जीरो, नहीं डैश तो निकाला ही नहीं अभी, डैश निकालते हैं, एफ डैश एट सी। हाँ भाई डैश निकालने के लिए अब जैसे फंक्शन का डैश है तो इसका डैश कैसे आएगा, लेबनिज से आएगा। लेबनिज में मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ टी होता है टी की जगह क्या आ जाएगी, कॉज एक्स आ जाएगी, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय कॉस का डेरिवेटिव, है ना। तो लिखते हैं इसका डैश। हाँ भाई तो दुनिया में जहाँ जहाँ टी है कितना आएगा, ई की पावर वन प्लस, अब जहाँ जहाँ टी है टी की जगह कितना आ जाएगा, कॉज एक्स, तो ये कितना आएगा, साइन इनवर्स ऑफ कॉज एक्स, ई की पावर वन प्लस साइन इनवर्स ऑफ कॉज एक्स का होल स्क्वायर। दुनिया में जहाँ जहाँ टी है टी की जगह कॉज एक्स, और मल्टीप्लाइड बाई क्या आएगा, कॉस का डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस। अब लोअर लिमिट के लिए दुनिया में जहाँ जहाँ टी है, अब थोड़ा सोचो, जहाँ जहाँ टी है टी की जगह अगर अपन ने साइन एक्स रखा तो क्या पिक्चर बनेगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपन जानते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स 0 से 90 के लिए कितना आएगा, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पिक्चर बन जाएगी, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो बनेगा ई की पावर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, ठीक है। ये अपना f का डैश एट x, काफ़ी बड़ा है ये फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमें a और b ऑप्शन के लिए हमें चेक करना होगा कि इस कैपिटल f डैश का वैल्यू एंड पॉइंट पर बराबर है कि नहीं है, यानी कि f का डैश एट वैल्यू 0 एंड f का डैश एट वैल्यू 90। अगर किसी फंक्शन का यानी कि f डैश का वैल्यू एंड पॉइंट पर बराबर आ जाए और आंखों से दिख रहा है ये फंक्शन पूरा क्या है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, तो अपन बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है उसका डैश कम से कम एक बार 0 आया होगा, यानी कि डबल डैश 0 आया होगा। हाँ भी तो इसमें x की जगह 0 रखा, cos 0 कितना हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 कितना होगा 90 प्लस 1 प्लस पाई बाई 2 आ रहा है। वैसे 0 रख करके तो दिख ही रहा है कि ये 0 आ जाएगा, पूरा ही 0, और 0 रख के cos 0 कितना आएगा 1, और e की पावर 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो यार माइनस ही, ऑल राइट। 90 पर देखा तो 90 पर cos 90 कितना हो जाएगा 0, 90 यहाँ पर रखा, cos 90 कितना होता है 0, साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, 0 प्लस 1 कितना आएगा 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, तो यार e, और साइन 90 कितना होगा 1, और ये माइनस और है तो ये माइनस ही, और ये तो मैंने समझाया cos 90 0 आएगा, तो आ गया माइनस 0। तो अपन ने पाया f का डैश एट 0 इज ऑल्सो माइनस ही, f डैश एट 90 इज ऑल्सो माइनस ही। दोनों जगहों पर वैल्यू क्या आ रही है, सेम, दोनों जगहों पर वैल्यू सेम, इसका मतलब जरूर कम से कम एक बार डबल डैश 0 हुआ होगा। तो इसका मतलब कौन सा आंसर होगा अपना, बी ऑप्शन होगा। ये मैं आपको पहले भी इंडिकेट कर चुका था, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन फेल हो गए थे। डबल डैश हमेशा 0 हो ये तो बहुत ही रेयर केस में होता है, कांस्टेंट फंक्शन के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बेस्ट रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन कराया था ना बेटा, ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर में कराया था बेटा? ये चैप्टर में कराया था, मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में कराया था बेटा। मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर में कौन सा आर्टिकल है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है बेटा? ये है रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेटा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या बताया था कि कर्व जो है कहाँ पर अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा होता है बेटा। जैसे ये देख रहे हो, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्केव डाउन, ये कॉन्केव डाउन है बेटा। और अब देखो ये घूम गया बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? कॉन्केव अप हो गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बेटा। तो अब अपन है ना इसको देखते हैं कि कहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वगैरह है, कहाँ पर इसका मैक्सिमा है, कहाँ पर मिनिमा है। तो अपन सबसे पहले बहुत बेसिक बातों से स्टार्ट करते हुए चलते हैं बेटा। सबसे पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर। मैंने जब पहली बार जो अपन 2 साल पहले पैराबोला के बारे में बताया था, तो पहली चीज़ मैंने बताई थी कि अपवर्ड डाउनवर्ड पैराबोला क्यों बनते हैं, लॉजिक क्या होता है। तो द लॉजिक वाज कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन का वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो क्या है? पॉजिटिव है। 3 लीडिंग कोफिशिएंट है। तो अगर अपन देखें कि x अगर जा रहा है मान लो इन्फिनिटी को, तो फंक्शन किसको जाएगा? x अगर इन्फाइनाइट जा रहा है तो फंक्शन किसको जा रहा है? इन्फाइनाइट को। x अगर जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट को, तो माइनस इन्फाइनाइट की पावर 4 भी कितना आ जाएगा? प्लस इन्फाइनाइट। अगेन सेम कि y जो है उस समय पर भी अनंत को टेंड कर रहा है। तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें राइट में टॉप पर और लेफ्ट में टॉप पर नहीं है? ये भी राइट पे टॉप पर है, ऐसे देखो, लेफ्ट पे टॉप पर है, ये भी टॉप पर है, लेफ्ट राइट ये भी टॉप पर है। ये वाला जो है राइट में बॉटम पर है और लेफ्ट में बॉटम पर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा, इसके अलावा अपन रूट्स को एक्सप्लोर कर दें, अगर अपन आराम से कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो बहुत आराम से दिख रहा है, ये चीज़ फैक्टराइज हो रही है। इसमें आराम से एक्स क्यूब जो है कॉमन आ रहा है। हेलो अभिषेक, गुड मॉर्निंग। एक्स क्यूब कॉमन लेकर कितना आ रहा है? 3x माइनस 4। नाक से उंगली निकाल लो। हाँ भाई, तो 3x माइनस 4 आ रहा है। अब इसमें जो है ये वाला जो पार्ट है ना, ये 0 कब होगा? आराम से दिख रहा है इसका एक रूट, उसके एक रूट का वैल्यू कितना है? 4/3, और एक रूट कितना है? 0। फोन छोड़ दो, एक रूट 0, एक रूट क्या है? 4/3। अच्छा, तो कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें एक रूट 0 आ रहा है और एक रूट पॉजिटिव आ रहा है? हमें एग्जामिनर ने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पर हम ग्राफ से अंदाजे से लगा लेंगे कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें आंखों से दिख रहा है एक रूट, खैर ये तो रिजेक्ट ही हो गया पहले। भाई साहब ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या है? एक रूट 0, एक रूट एक पॉजिटिव नंबर और एक रूट एक और पॉजिटिव नंबर। तो ये कितने रूट बोल रहा है बेसिकली? 1 2 3, जबकि हमने आराम से दिख रहा है कि 2 ही रूट आ रहे हैं, एक तो 0 और एक 4/3। So this option is also wrong because it is saying that there are 3 roots of the function, but we know that the function has got 2 roots. Okay, अब देखो ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के लेफ्ट साइड है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव। तो ये ग्राफ क्या कह रहा है कि एक रूट क्या है? नेगेटिव है, और एक रूट क्या है? 0 है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो द ओनली पॉसिबिलिटी विच रिमेन्स इज डी ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक रूट 0 और एक रूट पॉजिटिव। थोड़ा और अपन अगर खड्डे में जाके सोचें तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है क्या है? कॉन्केव अप, और ये वाला पार्ट जो है क्या है? कॉन्केव डाउन। यानी कि 0 पर जो है कॉन्केविटी चेंज हो रही, जैसा कि मैं बता रहा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। तो आपको ये देखना होगा कि डबल डैश 0 पर, चलो निकाल लेते हैं डबल डैश भाई, इसका डैश निकालते हैं। इसका डैश कितना आ रहा है? 12x3। समझ में आ रहा है ना बेटा? 12x3 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 12x² बेटा, ठीक है। ये इसका डैश आ गया। अब इसका डबल डैश निकाल लेते हैं बेटा, तो इसका डबल डैश कितना आ जाएगा? 36x² माइनस 24x। देख रहे हो ना बेटा? अब देखो इसमें क्या है? 12x कॉमन ले लेते हैं बेटा, फिर कितना आ जाएगा? 3x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। अब आंखों से दिख रहा है कि डबल डैश का साइन कहाँ पर चेंज हो रहा है?
एक तो 0 पर और एक 2/3 पर। तो बताया था ना बेटा, जहाँ पर डबल डैश का साइन चेंज होता है बेटा वहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो कहाँ कहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा? 0 पर आएगा और 2/3 पर आएगा। तो अंदाजे से एक तो ये रहा 0 जहाँ पर POI आ रहा है पॉइंट, और एक जो है अंदाजे से यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, कैन यू सी दैट, ये पार्ट जो है ये क्या है? कॉनकेव डाउन। और यहाँ पर कहीं पर, सॉरी मैं मिनिमा पॉइंट बता दिया मैंने, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर अंदाजे से मुझे लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये वाला पार्ट जो है वो हाथ के इशारे यूँ से बना हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है वो हाथ के इशारे यूँ से बना हुआ है, ठीक है ना। तो देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हियर। तो 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जो इस ग्राफ के अंदर है। खैर इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमने तो बहुत इजीली इन्फिनिटी को देख के और रूट्स के साइन को देख करके ग्राफ प्रेडिक्ट कर लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर एग्जाम में आपको रेडी रहना है फॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए। वो पता ही है अपने को, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्राइटेरियन क्या होता है? डबल डैश 0 होना चाहिए पॉइंट पर, और डबल डैश का साइन उसके अबाउट चेंज होना चाहिए, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ डबल डैश फॉर अ फंक्शन एफ इज शोन। तो अपने को क्या है, अब डबल डैश का ग्राफ दे रखा है, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज, अरे अभी 1 मिनट पहले ही तो मैंने बताया अभी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होते हैं, कहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पाया जाता है। पहली चीज मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट थिंग इज एफ डबल डैश एट सी शुड बी 0, डबल डैश 0 होना चाहिए। सेकेंड चीज एफ डबल डैश एट सी शुड चेंज साइन अबाउट सी, है ना। पॉइंट सी के अबाउट डबल डैश का साइन चेंज होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, और 0। अच्छा, अब क्योंकि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, तो ये तो होता ही है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एफ डबल डैश एट सी डज नॉट एग्जिस्ट। ये चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है साइन चेंज हो रहा हो, पर उसके अलावा देख लेना कि डबल डैश जो है उस जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो तो भी, हाँ लेकिन कंटिन्यूस होना चाहिए और टेंजेंट ड्रॉ कर पाने चाहिए, ठीक है ना, टेंजेंट ड्रॉ कर पाने चाहिए। ऑलराइट, अपन इस पर आते हैं। ग्राफ ऑफ डबल डैश फॉर अ फंक्शन शोन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो क्लियर है, जहां पर डबल डैश नेगेटिव से पॉजिटिव होता हुआ या पॉजिटिव से नेगेटिव होता हुआ जाएगा और बीच में 0 होगा, वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो यहां पर आंखों से दिख रहा है अपने को ये वाला पार्ट, यहां पर है ना, ए ऐसा पॉइंट है जहां पर डैश डबल डैश 0 है, और ए से अगर अपन आगे की तरफ चलें तो डबल डैश पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि ग्राफ कहाँ आ गया, अबव एक्स एक्सिस, और अबव एक्स एक्सिस जो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। अच्छा, ए से पीछे की तरफ जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो इस वजह से ए पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि ए पर डबल डैश 0 है और ए के राइट साइड डबल डैश पॉजिटिव है, ए के लेफ्ट साइड डबल डैश नेगेटिव है। क्या सी पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा बेटा? नहीं आएगा बेटा, क्योंकि सी पर डबल डैश 0 है बेटा, लेकिन सी के लेफ्ट साइड भी डबल डैश पॉजिटिव है और सी के राइट साइड भी डबल डैश पॉजिटिव है। साइन चेंज नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पर डबल डैश सिंपली 0 है। अच्छा, ई पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा क्या? यस। साइन चेंज किसी भी तरह से हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जाए ऐसा साइन चेंज, या नेगेटिव से पॉजिटिव जाए ऐसा साइन चेंज बेटा, दोनों के केस में, इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों में हम मानते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि कॉन्केविटी या तो डाउनवर्ड है ना, कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप जाए तो भी चलता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन जाए तो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है,
दोनों ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव से नेगेटिव वाला भी, नेगेटिव से पॉजिटिव वाला भी, दोनों ही POI है, पॉइंट। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, तो कितने पॉइंट है? 2 पॉइंट। अच्छा, यही चीज़ अगर मान लो पूछी जाती इन केस ऑफ डैश, मान लो इस जगह पर लिखा होता f'(x), ठीक है, f" की जगह इस सवाल में f'(x) मेंशन्ड होता। द ग्राफ ऑफ f' फॉर फंक्शन इज शोन, देन द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज। तो वो कैसे करते बेटा? तो मैंने आपको एक फंडा बताया था बेटा, वो फंडा क्या था बेटा कि f' के ग्राफ में जो जितने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होंगे उतने पॉइंट होंगे, क्योंकि चलो इसको बनाते हैं अच्छे से। ये आपका ग्राफ है बेटा। अब इस ग्राफ में बेटा देखो, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना बेटा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ ना हो रहा, क्योंकि ये किसका ग्राफ है? f' का ग्राफ है। f' के ग्राफ में यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर मैक्सिमा आ रहा है बेटा, ये पॉइंट क्या है बेटा? B। अच्छा, B से पहले अब ये सोचो बेटा कि f' का जो ग्राफ है उस पे जो स्लोप है, f' के ग्राफ पर जो स्लोप है वो क्या है बेटा? वो है f'। फंक्शन के ग्राफ पर स्लोप क्या होता है? डैश। फंक्शन के डैश के ग्राफ पर स्लोप क्या होगा? डबल-। तो डबल-, जो है वो यहाँ पर दिख रहा है बेटा, f के डबल-, की बात कर रहा हूँ, ये f' का ग्राफ है। तो f' अभी क्या चल रहा है? नेगेटिव। अब f' क्या हो गया? पॉजिटिव। तो f' इससे पहले क्या था? नेगेटिव, इसके आगे क्या है? पॉजिटिव। तो बताया था ना बेटा कि f' जो है भाई, पहले फंक्शन डिक्रीजिंग, नेगेटिव और फिर इंक्रीजिंग, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? मिनिमा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? मिनिमा। पर हमें मिनिमा से मतलब नहीं है ना, अपने को तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर डबल-, क्या है? पॉजिटिव, और यहाँ पर डबल-, है ना, क्योंकि ग्राफ जो है उस पर टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या है? नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने की वजह से या ग्राफ के नीचे आने की वजह से स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और डैश के ग्राफ पर स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा? डबल-, नेगेटिव। तो अभी डबल-, पॉजिटिव, अब डबल-, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। मैं दोबारा एक बार रिकॉल कराता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ f'(x) आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमा मिनिमा f' के क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। तो कितने मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं यहाँ पर? एक लोकल मैक्सिमा, दूसरा लोकल मिनिमा, तीसरा लोकल मैक्सिमा। तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितने हो गए? 3। तो इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कितने हो गए? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। पर ये तब था जब यहाँ पर डबल-, की जगह क्या मेंशन होता? डैश। तो डैश तो मेंशन नहीं है, अगर होता तो फिर आंसर कितना आता? 3 आता। अभी फिलहाल आंसर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पर आते हैं अपन, 57th क्वेश्चन। तो 57th है, रेक्टेंगल हैज वन साइड ऑन पॉजिटिव y एक्सिस एंड वन साइड ऑन पॉजिटिव x एक्सिस। द अपर राइट हैंड वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल लाइज ऑन द कर्व ln x/x²। ये फंक्शन दे रखा है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने कई बार देखे हैं कि एग्जामिनर कई बार एक फिगर बनाता है जिसमें एक पार्ट ले लेता है पॉजिटिव x एक्सिस, एक पार्ट ले लेता है पॉजिटिव y एक्सिस, और इस तरह से एक रेक्टेंगल वो कंपोज कर लेता है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि रेक्टेंगल की 2 भुजाएं जो हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस हैं, और वो भी पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। तो कुल मिला के वो एक और बात कह रहा है कि रेक्टेंगल का एक वर्टेक्स ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ तक के बाद अपन अब इसको ड्रॉ करना चालू करते हैं। अब आंखों से दिख रहा है कि जैसे ये फंक्शन है मेरे सामने ln x/x²। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो पहले डोमेन निकाल लिया करो, लॉग की वजह से डोमेन क्लियरली दिख रहा है, पॉजिटिव है, ये डोमेन है।
सेकंड, रूट्स देख लिया करो, आंखों से दिख रहा है लॉग कहाँ पर 0 होता है, 1 पर, तो न्यूमरेटर पार्ट कहाँ पर 0 है, 1 पर, तो एक रूट आ रहा है, उसका नाम क्या है, x इक्वल टू 1। फिर अपने को फंक्शन का पॉजिटिव नेगेटिव सोच लेना चाहिए कि फंक्शन कहाँ पर पॉजिटिव है, तो x अगर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ग्राफ कहाँ पर दिखेगा, अबव y एक्सिस। रीज़न, 1 से बड़े का लॉग क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर x 1 से कम है तो 1 से कम का लॉग क्या होता है, नेगेटिव। तो 1 से कम अगर कर देंगे x की वैल्यू तो ग्राफ कहाँ पर दिखेगा, बिलो x एक्सिस, ठीक है। ऑल राइट है ना, तो 1 से बड़ा 1 से कम, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चिंतन मनन करते हैं, थोड़ा इसका डैश देखते हैं, थोड़ा इसका इन्फिनिटी पर वैल्यू देखते हैं, थोड़ा इसका 0+ पर वैल्यू देखते हैं। वैसे तो अब बहुत ज़्यादा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मेरे ख्याल से इन्फिनिटी पर ग्राफ देख लें और लोकल मैक्सिमा देख लें तो चल जाएगा, 0 पर देखने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी चलो देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ ln x अपॉन x, एक्चुअली क्या बच्चे पूछ ही लेते हैं। तो 0 का लॉग मैंने आपको समझाया था, 0 का लॉग कितना होता है, -∞, और नीचे 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। अब -∞ अपॉन 0+ किसको टेंड करेगा, -∞ को, ठीक है ना, क्योंकि नीचे अगर 0 तो इसका मतलब क्वांटिटी अनंत की तरफ जाएगी, और ऊपर क्वांटिटी अनंत, तो अनंत इंटू अनंत क्या हो जाएगा, परमानंत, ठीक है ना, -∞ आ जाएगा। ऑल राइट, अब हम आते हैं इन्फिनिटी पर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ln x अपॉन x², और इस चीज़ में बन रहा है सिचुएशन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का, तो इसमें तो अपन क्या करते हैं, एलोपिटल लगाते हैं। तो एलोपिटल लगा दिया अपन, ln x का डेरिवेटिव 1/x और x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। तो नीचे इन्फिनिटी आ गया, तो ये वैल्यू किसको जा रहा है, 0 को। ऑल राइट, भी ln x 0+ -∞, ठीक है। अब इसका डैश निकालना पड़ेगा, तो डैश निकाला अपन ने, तो क्वेश्चन ट्रू लगा दिया अपन ने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। ये अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया इस फंक्शन को। साइन स्कीम की बात करते हैं, x पॉजिटिव है तो ऊपर x आराम से कॉमन दिख रहा है, ठीक है। नीचे वाले की साइन स्कीम नहीं ली बिकॉज नीचे वाला ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी भी साइन स्कीम इग्नोर कर दो आप, क्योंकि x क्या है, डोमेन की वजह से x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। केवल साइन स्कीम किसकी बॉदर कर रही, इसकी, बाकी सब पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है। ऑल राइट, तो इसको अगर अपन ने 0 किया तो ये आ रहा है ln x इक्वल टू 1/2, x का वैल्यू आ रहा है e⁻1/2। अब हमें सोचना होगा कि इस जगह पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये कि हमने पा लिया है कि 0 पर क्या है, -∞, फिर उसके बाद ग्राफ बढ़ा ही होगा, तभी तो 1 पर जाकर के 0 आया है, और उसके बाद इन्फिनिटी पर क्या आया है, 0। तो ग्राफ बीच में इस प्रकार का आया होगा, है ना, क्योंकि एक ही जगह डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इसके बाद एक ही जगह पर एक लोकल मैक्सिमा आकर के ग्राफ ठहर गया होगा। यहाँ से भी सोचने में आ रहा है कि x का वैल्यू अगर मैं मान लो बड़ा कर दूँ, x का वैल्यू मैं कर दूँ मान लो e² कर दूँ, तो e² पर डेरिवेटिव कितना आ गया, देखो आराम से 1 - 4, 1 - 4 क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। और अगर x का वैल्यू ले लूँ मैं 1, तो x का वैल्यू 1 ले लूँ तो 1 का लॉग कितना हो जाएगा, 0, 1 - 0 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया बेटा। तो इसका मतलब 1 पर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, तो यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ डिक्रीजिंग, ऐसा बना दिया अपन ने। और इस जगह पर वैल्यू कितना है, e का रूट है ना, e⁻1/2, ठीक है। तो मोटा मोटा बेसिकली ये ग्राफ बन रहा है, मोटा मोटा नहीं, बहुत एग्जैक्ट ग्राफ बनाया अपन ने। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, रेक्टेंगल ऑफ वन साइड, अपर राइट हैंड वर्टेक्स लाइज ऑन अपर राइट हैंड वर्टेक्स। तो अपर राइट हैंड वर्टेक्स मेंशन करने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल की एक भुजा यूं गई है, एक भुजा यूं गई है, और एक अपर राइट। देखो अपर राइट का मतलब क्या, ऊपर की तरफ और राइट साइड में। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, लोअर बॉटम, लोअर लेफ्ट, ठीक है ना। ये लोअर लेफ्ट है तो अपर राइट कहाँ पर है, यहाँ पर ग्राफ पर।
ओके, तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट को कुछ मानूं, क्योंकि ये पॉइंट वेरी कर रहा है क्योंकि ग्राफ पर है, मान लो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मानूं अल्फा, जो कहीं भी हो सकता है 1 के आगे की तरफ, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ग्राफ के हिसाब से ln अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा। और वी आर श्योर कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ln अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल की एक भुजा बेटा क्या है अल्फा, दूसरी भुजा क्या है बेटा ln अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो इन्हीं दोनों भुजाओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाइड बाय रेक्टेंगल का दूसरा भुजा ln अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ln अल्फा अपॉन अल्फा। दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसको अपन मान लेते हैं फंक्शन ऑफ अल्फा, ठीक है, ए अल्फा। अब बोल रहा है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अपने को इसका मैक्सिमा निकालना है, ठीक, क्या करना है ए ऑफ अल्फा का मैक्सिमा कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे मैक्सिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट किया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस ln अल्फा, ठीक है, इनटू अल्फा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो ये आ रहा है। अच्छा न्यूमरेटर पर ध्यान दें, केवल न्यूमरेटर पर ध्यान दें क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव कितना आ गया, ये आ गया। अच्छा और इसको ज़ीरो कर देते हैं अपन, तो इसको ज़ीरो करके अल्फा का वैल्यू कितना आ गया ई, अल्फा ई आ गया, तो यानी कि ई पर डेरिवेटिव 0 है। अब आराम से ठंडे ठंडे दिख रहा है कि ई स्क्वायर पर डेरिवेटिव कितना आएगा 1 - 2 कितना आएगा नेगेटिव, और 1 पर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा पॉजिटिव, तो यानी कि ई पर जहाँ पर डेरिवेटिव 0 वहाँ पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, सोचो भाई। ई से पीछे की तरफ तो डेरिवेटिव क्या आ रहा है पॉजिटिव, ई से आगे की तरफ डेरिवेटिव कितना आ रहा है नेगेटिव, तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, यानी कि उधर उस पॉइंट पर क्या है मैक्सिमा है। अब क्या पूछा है मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पर आएगा ई पर, तो मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए अपन क्या करें इस फंक्शन में रख दें एक्स की जगह ई, एक्स की जगह ई, अल्फा की जगह ई रखा तो ln ई कितना आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा ई, तो ये कितना बनेगा 1/e, ये अपना आंसर, ठीक है। तो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एक्सेप्ट इसमें एक डायग्राम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसको खुद ड्रॉ करने के लिए हमें कैलकुलस का यूज़ करना पड़ा, मैक्सिमा मिनिमा का यूज़ करना पड़ा। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, एक्स वाई जेड दे ऑल बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है अपने को 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है अपने को 6, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। भाई इसके मैं आपको जो भी मेथड्स बताऊंगा वो सभी उनकी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, एंड मैंने आपको अभी इस कोर्स के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो पर्पज़ है इस कोर्स का वो है कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। ये 100 कोर्सेज सबसे फंडू क्वेश्चन है जो इस बार जेई मेंस के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो हमारा पर्पज़ इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। हमारा पर्पज़ इन 100 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के ये करके वो करके सॉल्व करना नहीं है, इन क्वेश्चंस को कंप्लीटली खोल करके, मतलब एक एक कल पुर्जा निकाल करके ऑब्जर्व करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई थ्योरी वाला पार्ट जो हमारा मिस हो गया हो, कुछ भी ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक, कुछ अलग टाइप की सोच, कुछ भी ऐसा मिस नहीं होना चाहिए। इन 100 क्वेश्चन से आपका पूरा सिलेबस कवर करना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे अपन अप्रोच कर सकते हैं ना, दैट इज आवर आइडिया अबाउट दिस कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट, ऐसे अपन सोचना स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला थॉट ये आता दिमाग में कि अगर अपने को 3 नंबरों का सम दे रखा है और 3 नंबरों के स्क्वायर का सम दे रखा है, ठीक है, तो ऐसा करें अपन टेकन 2 एट अ टाइम वाली चीज़ निकाल लें अपन,
है ना, टेकन टू एट ए टाइम। वो कैसे आता है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c है। तो एक बार निकाल लेते हैं। सिग्मा एक्स वाई यानी कि टेकन टू एट ए टाइम बराबर होगा सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। ये बात अपने को पता है, सम का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का सम अपॉन 2 क्या होता है, सम टेकन टू एट ए टाइम के बराबर। तो सम का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 5, ठीक है ना। तो टेकन टू एट ए टाइम जो है वो कितना आ गया 5। अब अगला थॉट ये आता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि 3 रूट्स के बारे में कुछ दे रखा है और ये क्या दे रखा है, 3 रूट्स का सम टेकन 1 एट ए टाइम, और ये दे रखा है 3 रूट्स का सम टेकन 2 एट ए टाइम। क्या नहीं दे रखा, सम ऑफ रूट टेकन ऑल एट ए टाइम। एक क्यूबिक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, एक क्यूबिक बनाते हैं जिसका अपने को दे रखा है रूट्स का सम फिक्स है, रूट्स का सम टेकन टू एट ए टाइम फिक्स है, और बाकी चीज़ अपन एडजस्ट करते हैं। अभी करते हैं अपन, एक बार लिखते हैं, ऐसी क्यूबिक लिखते हैं, है ना। तो क्यूबिक जैसे मान लो मैंने लिखी, अब क्यूबिक में लिख टी की टर्म में रहा हूँ, ठीक है ना, किसकी टर्म में लगाओ, टी की टर्म में। तो अपने को पता है कि क्यूबिक लिखने का तरीका क्या होता है, टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम इंटू टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इस तरह से क्यूबिक लिखी जाती है, टी क्यूब माइनस सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम इंटू टी स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम इंटू टी माइनस अल्फा बीटा गामा। अब हमें क्या क्या ज्ञात है, हमें ये दे रखा है अपने को ये भी दे रखा है, तो बनाते हैं इसको। तो आ जाएगा टी क्यूब माइनस कितना आएगा 4 टी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 5t माइनस। ऐसा करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो क्वांटिटी है इसको मान लेते हैं लेमडा, तो इसको आप प्लस लेमडा मान लो माइनस लेमडा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ऑल राइट, सो अब यहाँ पर ऐसा है कि भाई जो x प्लस वाई प्लस जेड 4 है, एक्स वाई का टेकन टू एट टाइम 5 है, और इस चीज़ को बने लेमडा मान लिया। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z। ओह, तो ये क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया है अपन ने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया है कि एक क्यूबिक है, क्या है, एक क्यूबिक है, क्या दे रखा है अपने को, एक क्यूबिक, और उस क्यूबिक के रूट्स के बारे में हमें नहीं पता। ऑल वी नो इज, हमें केवल कितना पता है बेटा, हमें केवल इतना पता है कि रूट्स के सम का वैल्यू कितना है 4, रूट्स का टेकन टू एट ए टाइम कितना है 5, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है अपने को नहीं पता, पर इसमें अपने को ज्ञात करना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z, यानी कि जो सबसे बड़ा रूट, भाई z क्या है, रूट ही तो है, x क्या है, रूट ही तो है, y क्या है, रूट ही तो है, तो जो सबसे बड़ा रूट है वो क्या हो सकता है बेटा, ये बताना है। तो सबसे बड़ा रूट जानना चाहते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और लेमडा ऐड करने से क्यूबिक के ग्राफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने क्या किया, ये जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन मान लिया, टी पर डिपेंड कर रहा है, और अपन ने इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 8t, और 5t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 5। डेरिवेटिव को अपन ने कर दिया 0। आंखों से दिख रहा है इसका एक रूट 1 आ रहा है, तो आंखों से दिख रहा है कि t माइनस 1 फैक्टर आया होगा। फिर आंखों से दिख रहा है कि 3t स्क्वायर लाने के लिए t को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3t से। फिर आंखों से दिख रहा है -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाने के लिए -5 से, ठीक है। तो t का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, रूट कितने आ गए, एक 1 आ गया और एक 5/3 आ गया। ऑल राइट, तो कितनी जगह पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है इस क्यूबिक का, 1 पर और 5/3 पर, यानी कि 2 जगहों पर। एक मोटा मोटा अनुमान से, क्योंकि हम एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बना सकते, हम तो केवल लेमडा मेंशन नहीं है ना, लेमडा का वैल्यू पता नहीं है। अगर यहाँ पर 2, 3, 4 होता तो मैं एग्जैक्ट ग्राफ बनाता, पर अभी मुझे ग्राफ नहीं पता, पर कोई बात नहीं।
अंदाजे से बना लेते हैं। तो अपन ने अंदाजे से ग्राफ बनाया। मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पर लाना है, 1 और 5/3 पर। ये भी ध्यान रखना है कि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पहले क्या आता है, मैंने बताया था आपको मैक्सिमा, फिर क्या आता है मिनिमा। और क्योंकि इसने बोला है कि कितने अलग अलग रूट हैं, 3 अलग अलग रूट हैं, तो 3 अलग अलग रूट हैं तो क्या ध्यान रखना है अपने को, ग्राफ शुड कट द एक्स एक्सिस एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है। हो सकता है रूट्स बराबर हो जाए, ओवरलैपिंग हो, पर ट्राई करें अलग अलग ग्राफ बनाने की जिसमें 3 अलग अलग रूट हो। मैं एक मोटा मोटा ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये मैंने ग्राफ बना दिया बेटा। देखो बेटा इसमें 1 पर क्या आ रहा है, एक मैक्सिमा आ रहा है बेटा, ये मिनिमा कहाँ पर आ रहा है बेटा, 5/3 पर आ रहा है बेटा। ओके बेटा, तो यहाँ पर कितने रूट आ गए, 3। और अंदाजे से जैसे ये एक रूट, ये दूसरा रूट, ये तीसरा रूट है ना, ये 3 रूट आ रहे हैं। ओके, तो ये जो लैम्डा है इससे फंक्शन पर क्या फर्क पड़ रहा है, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मान लो कोई फंक्शन है f(t), वो लिखा हुआ है t³ -4t² + 5t + लैम्डा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा तो लैम्डा का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, मैक्सिमा मिनिमा तो यहीं पर आएंगे, 1 और 5/3 पे आएंगे, क्योंकि लैम्डा का तो डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, 0। तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, ठीक है। पर इस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने से, जैसे मान लो यहाँ पर आपने 2 रख दिया, 2 की जगह आपने 20 कर दिया, तो 20 करने पर ग्राफ क्या हो जाएगा, ऊपर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या बढ़ गया। और अगर यहाँ पर आपने 2 कर दिया तो ग्राफ क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने y कोऑर्डिनेट क्या कर दिया, गिवन t के लिए कम कर दिया। ओके, तो लैम्डा जो है, लैम्डा अपने आप में क्या सिग्निफाई कर रहा है, लैम्डा सिग्निफाई कर रहा है कि लैम्डा का वैल्यू ज़्यादा तो ग्राफ ऊपर, लैम्डा का वैल्यू कम तो ग्राफ नीचे, ठीक है। अब अपन यही खेल खेलते हैं, अपने को क्या करना है, किसी रूट का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो अपने को देखना है। तो ग्राफिकली ये जो अप्रोच है वो क्या है, ग्राफिकल अप्रोच है। तो भाई अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z का मतलब क्या है, एक रूट जो सबसे बड़ा हो सकता है। तो अभी आंखों से दिख रहा है लोकेशन ऑफ रूट के फंडे से कि ये सबसे छोटा रूट है जो कि लग रहा है कि 1 से कम आएगा, फिर एक बीच का रूट है वो 1 और 5/3 के बीच में कोई रूट आएगा, और जो बड़ा रूट है, सबसे बड़ा रूट है वो क्या होगा, 5/3 से बड़ा आएगा। ऑल राइट, अच्छा अगर मैं इस ग्राफ को हिलाऊं डुलाऊं तो क्या होगा, आइसन बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। वाई, बिकॉज वो पैरेलल रन करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ग्राफ क्या ये दोनों ग्राफ कहीं कट करेंगे, नहीं कट करेंगे, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ओके, और अब ऐसा करते हैं, एक ग्राफ उचका लेते हैं ऊपर की तरफ, ऐसा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ हो सकता है जहां पर मैक्सिमा आ रहा है 1 पर और मिनिमा आ रहा है 5/3 पर। तो आप समझो इस बात को कि ये जो मैंने नीचे वाला बनाया है ना, ये वाला ग्राफ बनाया है, इसमें क्या हो रहा है, कितने रूट आ रहे हैं, 1 और 2 रूट आ रहे हैं, परंतु ध्यान रहे कि 1 पर डेरिवेटिव भी 0 है। तो इसका मतलब 1 पर क्या आ गया, रिपीटेड रूट, यानी कि कुछ इस प्रकार की पिक्चर बनेगी। 1 पर रिपीटेड रूट होने का मतलब क्या होगा, फंक्शन भी 0 और फंक्शन का डेरिवेटिव भी 0। तो रिपीटेड रूट कैसा दिखता है, x-1 का स्क्वायर इंटू कोई भी लीनियर फैक्टर। और अच्छा इसमें क्या दिख रहा है, 5/3 पर मिनिमा है, डेरिवेटिव 0 है और रूट भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 5/3, यानी कि इस प्रकार का होगा। रिपीटेड रूट कहाँ पर आ रहा है, 5/3 पर इंटू अ लीनियर फैक्टर, जो भी होगा, यहाँ पर जो भी रूट आ रहा होगा, ठीक है, वो होगा। अच्छा, तो क्योंकि अपना लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा फिक्स है, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा रूट हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, वो ज्योमेट्रिकली बताओ बेटा कौन सी सिचुएशन पर आएगी बेटा, है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। भाई रूट को आप ग्राफ को ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, तो ग्राफ को ऊपर नीचे करने से अभी रूट कितना था, 5/3, और ग्राफ को नीचे करने से देख रहे हो ये जो रूट है ना वो बड़ा हो रहा है। फिर आपने ग्राफ को और नीचे कर दिया तो ये जो रूट है ना वो धीरे धीरे देख रहे हो, यहाँ से रूट खिसक के कहाँ जा रहा है, राइट साइड। और वो सबसे ज़्यादा तब हो जाएगा
जब एक रूट कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 पर डेरिवेटिव भी 0 और 1 पर रूट भी आ जाए, यानी कि 1 पर क्या हो जाए रिपीटेड रूट। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब 1 रिपीटेड रूट हो जाए। ठीक है, लिख लेते हैं इस बात को। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट व्हेन 1 इज रिपीटेड रूट ऑफ क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक का 1 जो है रिपीटेड रूट हो जाए तब मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 रूट तो कितने हो गए 1 1। ठीक है, 2 रूट कितने हो गए 1 1, और तीसरा रूट जो है जो भी आए। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन भाई, x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, 1 1, तो z कितना हो जाएगा 2, आंखों से दिख गया। और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 2, और 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और z² 4, तो z कितना आ गया 2। तो सही है, यानी कि रूट्स का नाम क्या है 1 1 2। ओके, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z कितना आ गया 2 आ गया। तो आंसर क्या है बी ऑप्शन। अपन एक और अप्रोच देखते हैं इसमें। हाँ भाई, एक अप्रोच ये है कि अपन है ना ऐसा कर सकते हैं कि सिमिट्री से सोच सकते हैं ना, सिमिट्री है ना, इस बात को लिख लेते हैं। मैंने आपको 11th क्लास से ही एम्फेसाइज किया है अबाउट सिमिट्री। ठीक है, सिमिट्री का मतलब क्या होता है? सिमिट्री का मतलब होता है, क्या सर्कल सिमिट्रिक है? हाँ सिमिट्रिक है। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिट्रिक है? हाँ सिमिट्रिक है। क्या स्क्वायर सिमिट्रिक है? हाँ सिमिट्रिक है। क्योंकि इसमें सिमिट्री किस टर्म्स में है? इसमें शेप में, शेप की टर्म्स में सिमिट्री है। जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्या वो सिमिट्रिक होता है? हाँ, उसमें भी कुछ सिमिट्री है। तो जब भी हम प्रकृति में सिमिट्री देखते हैं वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा होता है। ठीक है, सिमिट्री पर क्या होता है? मैक्सिमा या मिनिमा। सिमिट्री का मतलब क्या होता है? सिमिट्री का मतलब होता है थिंग्स और पैरामीटर जो भी इन्वॉल्व है इक्वल। जहाँ तक हो पाए, जहाँ तक संभावना हो पाए, अगर चीज़ें इक्वल हो जाएं तो इक्वालिटी होने पर मैक्सिमा या मिनिमा अकर करता है। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा कहाँ अकर करता है? सिमिट्री पर। और सिमिट्री का मतलब क्या होता है? चीज़ों का इक्वल होना, यानी कि जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनका इक्वल होना। तो अब आप सोचें, मेरे से एक सवाल पूछा जिसमें एक्स वाई जेड में एक रिलेशन दे रखा है x + y + z = 4। तो पहले हमारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि क्या ये रिलेशन सिमिट्रिक है इन टर्म्स ऑफ x y z। कैसे देखा जाता है? आप क्या करो, एक साइकिल बनाओ। मैंने बताया था x y z, x की जगह y, y की जगह z, z की जगह x। तो x की जगह y रखा, y की जगह z रखा, z की जगह x रखा। ये रिलेशन कैसा रहा? वही का वही रहा। इसमें भी देखो, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, बिकॉज x की जगह y रखा, y की जगह z रखा, z की जगह x रखा, रिलेशन वापस क्या रहा? वही का वही। सो दीज टू आर सिमेट्रिक रिलेशंस इन x y z। तो अगर सिमेट्रिक हैं और आपको किसी एक चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो क्योंकि वो मैक्सिमम है तो सारे एक साथ तो मैक्सिमम नहीं होंगे। तो जब ये चीज़ मैक्सिमम हो रही होगी, कोई एक चीज़ मैक्सिमम हो रही होगी, तो उस समय पर बाकी चीज़ें क्या हुई होंगी? बराबर। किसी एक चीज़ को मैक्सिमाइज करने के लिए बाकी रिमेनिंग चीज़ों को, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है, क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो लिख लेते हैं इस बात को। For z to be max, all remaining should be equal। बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो z के अलावा बाकी क्या है? x, और y और x क्या हो जाएंगे? बराबर। तो रिलेशन क्या आ जाएगा? ये। और दूसरा भी क्या हो जाएगा? x² + x² + z²। कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, मैंने क्या किया? y को x के बराबर कर दिया। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को मैक्सिमम बनाने के लिए
क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है तो बाकी रिमेनिंग चीज़ें क्या रही होंगी, इक्वल रही होंगी, तब वो मैक्सिमा आएगा। ओके, तो x एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि z निकालना है। तो ये लिखा है 2x² प्लस z² इज इक्वल टू 6 और x का वैल्यू कितना है 4 माइनस z डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस z² इज इक्वल टू 6। तो आ जाएगा 16 प्लस z² माइनस 8z प्लस 2z²। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना। यहाँ पर क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा नीचे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। ओके, तो ये आ रहा है 3z² माइनस 8z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऑल राइट, तो 3 4 ज़ा 12 तो दिख गया, 6 2 ज़ा 12, है ना। तो z माइनस 2 1√2 दिख गया और 3z और 4, ठीक है। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 और 2/3, ठीक। अच्छा, ये दो वैल्यू क्यों आ रही हैं, है ना। मैंने अगेन आपको समझाया प्रकृति में दो टाइप की चीज़ होती हैं, एक होता है मैक्सिमा, एक होता है मिनिमा। और दोनों ही मैक्सिमा मिनिमा कब अकर होते हैं, एट द टाइम व्हेन रिमेनिंग थिंग्स आर ऑल इक्वल, ठीक है। रिमेनिंग दोनों चीज़ें इक्वल हो। तो ये ज़रूर क्या है, z का मैक्सिमम वैल्यू है और ये z का क्या है, मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो ये मिनिमा मिल गया है अपने को और ये अपने को दिख रहा है कि ये मैक्सिमा ही होगा। अपन पास नॉलेज से भी जानते हैं और अपने को पहले से ही अंदाज़ा था सिमेट्री की वजह से, ठीक है। ओके, तो सिमेट्री भी मुझे सबसे फंडू चीज़ लगती है। एक और अप्रोच अपन देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये बहुत बेसिक अप्रोच है 9th-10th क्लास के बच्चे के हिसाब से, ठीक है। इसमें दो बहुत सिंपल बातें रखी हैं, बहुत सिंपल बातों को यूज़ करके अपन कर सकते हैं इस सवाल को। XYZ एक तो रियल है, तो अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक रिलेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक जैसा और XYZ रियल है, तो किसी एक पर मैं ये कंडीशन लगा सकता हूँ कि उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या आया होगा, 0 या उससे बड़ा। रियल होने की कंडीशन क्या है भाई, कोई भी नंबर अगर रियल है तो उसमें अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये लगा सकते हैं। इसी को सोचते हैं, क्योंकि z के बारे में टिप्पणी देनी है तो अपन ऐसा करते हैं x या y में से किसी एक को एलिमिनेट कर लेते हैं। लेट्स से अपन ने x को एलिमिनेट किया। ये रिलेशन काफ़ी सरल है क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर से आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। तो बेटा अपन ने क्या किया, यहाँ से x को निकाल लिया। x कितना आ रहा है, 4 माइनस वाई माइनस जेड, 4 माइनस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। और अपन ने इसको खोल लिया तो कितना आएगा, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, माइनस 8y माइनस 8z, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और प्लस 2yz और प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। अच्छा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो कितना आ गया, 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8z प्लस 2yz प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, z पर टिप्पणी देनी है। तो क्योंकि y रियल है और z पे कुछ टिप्पणी देने के लिए अपन ने क्या किया, y में क्वाड्रेटिक बना लिया। तो y में क्वाड्रेटिक, एक ये 2 डिग्री टर्म है, इसको लिख लेते हैं पहले। 1 डिग्री टर्म यहाँ है और यहाँ है, तो 1 डिग्री टर्म में अपन ने ऐसा किया, 2y कॉमन लेके लिखा, z माइनस 4, ठीक है। तो ये लिख लिया, ये लिख लिया। बाकी 0 डिग्री टर्म जो है ये और ये 0 डिग्री टर्म, 2z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 10। भाई अप्रोच बहुत देसी है ना, इसमें ऐसा कुछ फंडू नहीं लगाए अपन ने, है ना। बहुत नॉर्मल सी अप्रोच है कि भैया अगर रियल दे रखे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें भाई 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं अपन, तो 2 से चलो डिवाइड कर लेते हैं।
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब z माइनस 4 का स्क्वायर d ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 ठीक है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 4z स्क्वायर माइनस 16z और 5 4 का कितना हो जाएगा 20, तो कितना होगा 3z स्क्वायर और कितना आएगा माइनस 8z और प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो 3 4 का कितना हो जाएगा 12, तो आ रहा है z माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3z माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब आंखों से दिख रहा है नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, बिटवीन द रूट्स। तो बिटवीन द रूट्स अपने को दिख गया कि छोटा रूट क्या है 2/3 और बड़ा रूट क्या है 2। तो बेटा z का वैल्यू क्या हो गया, बिलोंग कर रहा है इंटरवल 2/3 से 2। सो दिस इज द कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ z। ठीक है, ये अपन ग्राफ से भी देख सकते थे, यहाँ से भी देखा अपन ने, और पिछला वाला जो पार्ट था जो सेकेंड मेथड मैंने बताया आपको सिमेट्री वाला, उससे भी अपने को दिख रहा था z का मिनिमा मैक्सिमा। ओके, सो इस तरह से भी अपन अप्रोच कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल अप्रोच है इन द सेंस कि अपन ने कुछ क्रिएटिव नहीं सोचा। सबसे ज़्यादा क्रिएटिव अप्रोच था वो वाला जो पहला मेथड था जिसमें अपन ने क्यूबिक का ग्राफ बनाया था। सेकेंड भी काफ़ी क्रिएटिव था, मतलब वो स्ट्राइक करे ना करे सिमेट्री वाली चीज़ है ना। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको अपन ने बहुत ही अच्छे से उखाड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ABCD बी नॉट नेसेसरली स्क्वायर रियल मैट्रिसेस सच दैट A का ट्रांसपोज, A डैश का मतलब क्या होता है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू BCD, B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू CDA, C का ट्रांसपोज DAB और D ट्रांसपोज इज ABC। फॉर द मैट्रिक्स S इज इक्वल टू ABCD कंसिडर द टू स्टेटमेंट। भाई ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, ये लिखा हुआ है S³ इज इक्वल टू S। ठीक है, और ये सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है S² इज इक्वल टू S की पावर 4 है ना। ये है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है ना, इनको काट दो। ये क्यूब है, स्क्वायर है और ये पावर 4 है। अच्छा, अब ABCD ऑप्शन देखा अपन ने, 2 इज ट्रू बट नॉट 1, 1 इज ट्रू बट नॉट 2। तो आंखों से दिख रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स है S³ एक मैट्रिक्स है S, अगर ये दोनों बराबर हैं और इस इक्वेशन के दोनों साइड अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ S से, मान लो मैंने दोनों साइड S से मल्टीप्लाई कर दिया, तो S³ इंटू S इज इक्वल टू S इंटू S, तो कितना हो जाएगा S की पावर 4 इज इक्वल टू S²। और इसका मतलब क्या हो गया ये, तो इसका मतलब ये कि अगर ये ट्रू है तो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो अगर 1 ट्रू है तो ऑटोमेटिकली 2 तो ट्रू हो ही जाएगा। ठीक है, तो अपन 1 को चेक कर लेते हैं बस बेसिकली, है ना, केवल 1 को चेक करना है। अच्छा, 1 को चेक करने के लिए अपन ऐसा करें, S³ S तो अपने सामने है ही, ABCD, S³ को चेक कर लेते हैं। तो S³ को लिखते हैं, S³ का मतलब क्या हो जाएगा, ABCD का क्यूब। ABCD का क्यूब का मतलब क्या होता है, ABCD मल्टीप्लाइड बाय ABCD मल्टीप्लाइड बाय ABCD। ये अपन लिख के बैठ गए। अच्छा जी, अब अपन ने देखा ये रिलेशन और दे रखे हैं अपने को, ये वाले, ये A ट्रांसपोज इज BCD और ये B ट्रांसपोज इज CD है। तो भाई ABC यहाँ मेंशन्ड है, तो ABC अपन ऐसा करें, इस पर अपन गोला बना लेते हैं। और DAB, अरे DAB भी मेंशन्ड है, ये रहा, ये C ट्रांसपोज, और ये CDA भी मेंशन्ड है, वो क्या है, B ट्रांसपोज, और BCD क्या है, A ट्रांसपोज। तो ये तो सारा एक लाइन से ही खड़ा है। ये क्या है, D ट्रांसपोज, और ये क्या है, C ट्रांसपोज, और ये क्या है, B ट्रांसपोज, और वो क्या है, A ट्रांसपोज। और ये क्या है, उल्टे खड़े हैं। ठीक है, उल्टे खड़े हैं तो मैंने आपको बताया था रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। अगर मान लो कई सारे मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड हैं,
उनका अपन ट्रांसपोज लें तो मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज क्या होता है, उल्टा टंग जाएगा ये, यानी कि पहले आएगा इसका ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज इंटू इसका ट्रांसपोज। तो कुल मिला के एस क्यूब जो है वो क्या आ गया, ए बी सी डी का ट्रांसपोज आ गया। और ए बी सी डी क्या दे रखा है अपने को, ए बी सी डी दे रखा है अपने को एस। तो कुल मिला के क्या लिखा हुआ है, एस का ट्रांसपोज। अब क्योंकि अपने को चेक करना था कि एस क्यूब और एस बराबर हैं के, तो अपना आ गया एस क्यूब इज इक्वल टू एस का ट्रांसपोज। अब एस को एक बार ठीक से अपन ऑब्जर्व कर लें कि क्या ये हो सकता है कि एस का ट्रांसपोज एस के बराबर आ सकता है कि, तो एस तो अपने सामने ए बी सी डी, एक बार इसको लिखते हैं अपन, एस दे रखा है अपने को ए बी सी डी और अपने को दे रखा है ए बी सी डी क्या है, डी ट्रांसपोज। तो ए बी सी को मान लो ऐसे ब्रैकेट बना के अपने ए बी सी को लिख लिया डी ट्रांसपोज डी करके। अब अपन ऐसा करते हैं, एक बार एस का ट्रांसपोज लिख के देखते हैं। तो दोनों साइड अपन ने ट्रांसपोज ले लिया, ये और ये के दोनों साइड ट्रांसपोज, तो डी ट्रांसपोज इंटू डी का एंटायर का ट्रांसपोज। तो एंटायर के ट्रांसपोज में क्या होगा, वही रिवर्सल लो, पहले आएगा इसका ट्रांसपोज, इसको लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय इसका ट्रांसपोज। अब डी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, डी। तो अपन ने देखा एस का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, डी ट्रांसपोज डी, और एस भी कितना आ रहा है, डी ट्रांसपोज डी। तो एस और एस डैश क्या हो गया, बराबर। तो सही है, एस डैश एस के बराबर आ गया, यानी कि एस क्यूब बराबर था एस ट्रांसपोज के, और एस ट्रांसपोज है एस के बराबर। तो एस क्यूब और एस बराबर, यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट। और बेटा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो समझाया कि स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन था ये था रिलेटेड टू रिवर्सल लॉ, है ना, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, है ना। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है अपने को, और थोड़ा सा अपने को ये ध्यान रखना है कि जब अपन क्यूब लिखते हैं या स्क्वायर लिखते हैं तो ऐसा नहीं है ए बी सी डी का क्यूब क्या होगा, ए क्यूब इंटू बी क्यूब इंटू सी क्यूब इंटू डी क्यूब। ए बी सी डी का क्यूब नहीं होता ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब, वो क्या होता है ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी, ऐसे मैट्रिक्स चल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रो ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या अगला क्वेश्चन आ गया क्या, हाँ ये 68th क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए का ऑर्डर दे रखा है, नहीं ऑर्डर नहीं दे रखा, ए एन इज इक्वल, बेटा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर एन, है ना, पावर में लिखा हुआ है, एन कोई नेचुरल नंबर दे रखा है। मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बता रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये आई का जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगा, है ना। ओके, तो ए की पावर एन निकालना है अपने को। मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स में ज़्यादातर जो सवाल होते हैं जिनमें एक पैटर्न जैसा होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक सीक्वेंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो सीक्वेंस या तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या किसी भी टाइप का प्रोग्रेशन हो, पर आप 3-4 टर्म लिख करके देखोगे तो आपको आराम से दिखने लग जाएगा कि ये सीक्वेंस कैसा बन रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे से पूछा गया ए की पावर एन, और मेरे को मान लो ए स्क्वायर दे रखा है, तो भी पहली चीज़ तो दिमाग में यही आती है कि चलो ऐसा करें एन की जगह 2 रख के देख लें, ताकि ए की पावर एन, एन 2 के लिए तो यही दे ही रखा है, तो चलो एन 2 रख करके देखते हैं। पहली चीज़ तो दिमाग में यही, अच्छा एन 2 रखा, तो एन 2 रखा तो कितना आएगा 2a माइनस आई, ये सही है। एन 2 रखा तो कितना आ गया 2a माइनस आई, ये भी सही है। एन 2 रखा ये भी सही है, और एन 2 रखा तो ये भी आ रहा है 2a माइनस आई, सारी ऑप्शन सही है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। और अपन ने क्या किया एन 3 रखा, एन 3 रखा मतलब अपने को क्या चाहिए ए क्यूब। अच्छा ए क्यूब लाने के लिए बेटा यहाँ पर क्या करना चाहिए अपने को, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाए ए क्यूब, तो ये आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 2a माइनस आई मल्टीप्लाइड बाय ए।
और ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 2a², भाई a इंटू ए कितना आएगा a² माइनस IA, और IA कितना हो जाएगा, IA कितना हो जाएगा a। अच्छा, परंतु अपने को लाना किसकी टर्म में, ध्यान से देखो, जो a की पावर n है वो किसकी टर्म में लाना है, a की टर्म में और i की टर्म में। किसकी टर्म में, a और i की टर्म में। तो जो हायर पावर आ रही है अपने आंसर में, हायर पावर आ रही है, उसको वापस अपन इसी की हेल्प से लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a और i। तो यहाँ पर अपन ने चिपका दिया, a² को लिख दिया 2a माइनस i माइनस a, तो 2a माइनस a कितना हो जाएगा 3a माइनस 2i। अच्छा जी, ऑल राइट। ऑप्शन चेक कर सकते हैं अपन n3 के लिए, पर ऐसा करते हैं एक और टर्म लिख लेते हैं, n4 के लिए लिख लेते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर कट दिख जाए। तो इसके दोनों साइड है ना, ये इज इक्वल टू ये के दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया, a से। तो a³ इंटू a कितना हो जाएगा, a की पावर 4, और इसको मल्टीप्लाई किया a से, 3a माइनस 2i। तो ये कितना आ जाएगा 3a² माइनस 2ai, क्या था ये, और a² अगेन इसको a और i की टर्म में लाने के लिए a² को लिख लिया अपन ने 2a माइनस i, और ai कितना हो जाएगा a। तो ये कितना हो जाएगा 6a माइनस 3i माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा 4a माइनस 3i, 4a माइनस 3i। भाई 3a माइनस 2i, 4a माइनस 3, अब तो पैटर्न दिख गया अपने को। क्यूब में यहाँ पर क्या आता है 3, पावर 4 में यहाँ पर क्या आता है 4, और यहाँ पर क्या आता है एक नंबर कम। तो लीनियर जैसा चल रहा है, एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है। तो लीनियर जैसा कहाँ पर दिख रहा है, एक तो इसमें दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है ना, ऐसा पावर जैसा तो नहीं चल रहा। अच्छा, और लीनियर जैसे में यहाँ पर देखते हैं एक कम, तो यहाँ पर जो है वो एक कम, यहाँ पर जो है वहाँ तो क्या आ रहा है 1 ही आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है एक कम आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। एक बार 4 के लिए देख भी लो, a की पावर 4 कितना हो जाएगा 4a माइनस 3i, सही है। a³ कितना हो जाएगा 3a माइनस 2i, सही है। यही अपन ने निकाला। तो अपन ने इसको ऑप्शन से चेक कर लिया। अपन इसको इंडक्शन से भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से, पर IIT के सिलेबस में मैथमेटिकल इंडक्शन नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बन ही नहीं सकता, उस पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। एनीवेज, तो आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, क्योंकि अपन ने इसको कर लिया है। 3-4 नंबर लिख करके देखे, पैटर्न को ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन। फाइंड फर्स्ट रो ऑफ अ मैट्रिक्स इज 1 3 2, है ना भाई। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। फर्स्ट रो मैट्रिक्स का दे रखा है अपने को 1 3 2, और एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है वो दे रखा है अपने को -2 4 अल्फा -1 2 1 3 अल्फा -5 2, है ना। ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, डिटर्मिनेंट जैसा दिख रहा है। फाइंड अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पॉसिबल वैल्यू अपने को बताना है। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो अपन 2 तरीकों से सोच सकते हैं इस केस में। पहली बात तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है बराबर होता है, जैसे मान लो मुझे फर्स्ट रो दे दी, तो मैं जानता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होता है, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो क्योंकि मुझे एलिमेंट क्या दे रखे हैं 1 1, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 1 1 2 1 3, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट मान लो कोई मुझे एलिमेंट दे रखे हैं मैट्रिक्स के, तो ये वाला रो दे रखा है अपने को, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसके कोफैक्टर से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसके कोफैक्टर से, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसके कोफैक्टर से, और इसका कोफैक्टर अगर मान लो एडजॉइंट दे रखा है तो इसका कोफैक्टर कहां पर दिखेगा, यहीं पर दिखेगा। अच्छा, इसका कोफैक्टर अपने को कहां पर दिखेगा, यहां पर दिखेगा, है ना, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज कहां पर आ गया, वो यहां पर, और इसका जो कोफैक्टर है वो कहां पर दिखेगा, एडजॉइंट के मैट्रिक्स में यहां पर दिखेगा। तो मुझे क्या करना है,
इन 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है इन 3 नंबरों से, और उससे मुझे क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए क्या होता है, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू माइनस टू, 1 इंटू माइनस टू कितना हो जाएगा -2, 3 इंटू कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा -2 -3 कितना हो जाएगा -5 प्लस 6 अल्फा। ओके, तो ये निकाल लिया अपन ने डिटर्मिनेंट का वैल्यू एक तरीके से। दूसरा तरीका जो है वो आपको मैंने क्लास में बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। और क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो 3 है, तो n की वैल्यू 3 रख के ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। अच्छा, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट चलो कैलकुलेट करते हैं। तो कितना आ रहा है -2 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 5, और यहाँ पर कितना आएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 -3 अल्फा, और कितना आएगा अल्फा इंटू 5 - 6 अल्फा प्लस अल्फा इंटू 5 - 6 अल्फा। और ये क्या है डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना आ जाएगा -2, और ये कितना आ जाएगा -8 प्लस 12 अल्फा, कितना आएगा 5 अल्फा -6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। अच्छा, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है 6 अल्फा -5, तो अपन ऐसा करते हैं, इसको बराबर कर देते हैं 6 अल्फा -5 का स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ से राइट साइड में दिख रहा है अपने को, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab। अच्छा, 36 अल्फा स्क्वायर और 6 अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 42 अल्फा स्क्वायर, ये लिख लिया अपन ने। -60 और यहाँ पर कितना आ रहा है 17, तो -60 तो आ जाएगा -77 अल्फा, ये और ये लिख लिया अपन ने। 25 और यहाँ पर कितना बन रहा है -10, तो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35, सब कुछ लिख लिया अपन ने, है ना। अब यहाँ पर अपने को आराम से दिख रहा है 7 से डिवाइड करना ठीक रहेगा, तो 7 6 जा 7 11 जा और 7 5 जा। यहाँ पर आराम से दिख रहा है एक रूट आ रहा है 1, तो एक फैक्टर ये आया होगा, अगला फैक्टर आराम से दिख रहा है ये आया होगा, आराम से दिख रहा है 1 और 5/6 है ना, ये 2 रूट आ रहे हैं 1 और 5/6। ओके है ना, तो बेटा एक रूट 1 है और एक रूट 5/6 है, तो अगर एक रूट 1 है एक रूट 5/6 है, ठीक है, तो अब पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अभी अपन ने बहुत सिंपल शक्ल में ये निकाला था, ये रहा। ठीक है, अब मान लो अल्फा का वैल्यू मान लो अपन ले लेते हैं, एक तो 1 और एक 5/6, मान लो 1 ले लिया, तो अल्फा 1 रख कर कितना आएगा 6 - 5, एक आंसर आ गया 1। और मान लो एक आंसर ले लिया अपन ने 5/6, तो 5/6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 5, 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, तो एक आंसर आ रहा है 0। भाई अगर 0 है, 0 तो ऑप्शन में ही नहीं है, केवल ऑप्शन में क्या है 1 है ना, तो डेफिनेटली 1 ही आंसर होगा, क्योंकि 2 ही पॉसिबल ऑप्शंस थे अपने पास, उनमें से एक मेंशन नहीं है, एक ही मेंशनड है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर। अच्छा, इसमें एक बार ये और चेक कर लेते हैं कि ये इसका स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है यहाँ पर जो आ रहा है, इसको और चेक कर लेते हैं कि ये 1 का स्क्वायर बनेगा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि यही तो बना करके अपन लेकर के आए थे। ठीक है, ठीक है, तो बस आप ये 2 बातें याद रखना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू बहुत थ्योरेटिकली बच्चे भूल जाते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू होता है किसी भी रो के एलिमेंट्स
को मल्टीप्लाई कर दो आप उन एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से, तो उससे आपको मिल जाता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू। ये बात लागू होती है किसी भी रो के लिए और किसी भी कॉलम के लिए। इट कैन बी फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अगर यहां पर दे रखा होता ये थर्ड कॉलम जो है ना, थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए मान लो दे रखा होता 1 3 2, तो इन नंबरों को मैं किससे मल्टीप्लाई करता? सोचो ना, थर्ड कॉलम का ट्रांसपोज अगर आपने लिया तो थर्ड कॉलम जो यहाँ पर है उसका ट्रांसपोज जो है कहाँ पर दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा, रो में। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते? इनसे मल्टीप्लाई कर देते, यानी कि 1 को 3 अल्फा से, 3 को -5 से, 2 को -2 से, और उससे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाता। ठीक है भाई, आज के लिए इतना बहुत है। अपन नेक्स्ट टर्न पे 60 सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।